ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतं ई गुरुकुलं प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं लघु सिद्धांत कौमुद्याः अष्टाचत्वारिंशत्तमां कक्षां पठिष्यामः। अस्तु, गत पाठ में हमने आपको सूत्र पढ़ाया था मय उयो वो वा। आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया, हमने लिख करके समझाया था। अब हम उससे आगे का सूत्र महर्षि वरदराज महाराज जी हमें पढ़ाते हैं। अष्टाध्यायी का लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्र संख्या है 59। इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च, ये सूत्र आपको दिख रहा है। तो अब हम पदच्छेद देख लेते हैं। इकाः प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तम, अस्सवर्णे सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तम, शाकल्यस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तम, ह्रस्वः प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तम च अव्ययपदम। अव्ययपदम ये कुछ भी खर्च नहीं करते हैं, बहुत अच्छे हैं, त्यागी है, तपस्वी है। समास देख लेते हैं। इसके अंदर समास है ये आपका न सवर्णः असवर्णः तस्मिन् असवर्णे, अर्थात जो सवर्ण नहीं है। सवर्ण आपको बता दिया गया है पूर्व में। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र को पढ़िएगा पहले। तो इसमें ऊपर से पदांतात से पदांत हमने ले लिया और उसको क्या कर दिया, यहाँ विभक्ति विपरिणाम करके हमने उसका प्रथमांत बना दिया। हमने प्रथमांत बना दिया। ये आचार्य पाणिनि जी की विशेषता है कि वो अपना कार्य सिद्ध करने के लिए तोड़ मरोड़ भी कर देते हैं। तो अब इसमें ऊपर से जो पदांत आ गया, अब इसका हम अर्थ देखते हैं। आचार्य वरदराज महाराज जी के अनुसार क्या कहते हैं, देखिएगा। पदांताः इकः ह्रस्वाः वा स्युः अस्सवर्णे अचि, ह्रस्व विधान सामर्थ्यात् न स्वरसन्धिः। उदाहरणानि चक्री अत्र चक्र्यत्र पदान्ता इति किम गौर्यौ। ये इसका वरदराज महाराज जी का सब कुछ है, उदाहरण अर्थ आदि, प्रत्यु उदाहरण भी है। अब कहते हैं पदांताः, माने पद के अंत में विद्यमान क्या होना चाहिए, इकाः। इक के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, देखिएगा। इक के अंदर आते हैं आपके ई, ऊ और री और लृ। तो ये चार वर्ण ई, ऊ, रे, लृ, ठीक है। तो ये इकाः, इनको क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ह्रस्वाः वा स्युः, माने इनको विकल्प करके ह्रस्व हो जाता है। माने जो इक, अब इक का इसके अंदर दीर्घ भी है, इसके अंदर भी दीर्घ है और इसके अंदर भी दीर्घ है और इसका दीर्घ होता नहीं है, ठीक है। तो ये कितने वर्ण हो गए आपके, ये 3 और 3। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ह्रस्व पहले से ही है, यदि ये पद के अंत में होंगे तो इनको ह्रस्व क्या करेंगे, तो कहते हैं इनको ह्रस्व होना चाहिए, तो नहीं। ये कह रहे पद के अंत में इक है, चाहे वो है ह्रस्व चाहे वो है दीर्घ, उसको ह्रस्व करना ही है। इसको क्या करना है, ह्रस्व करना ही है। अब ये हम उदाहरण में बतला देंगे आपको।
तो इसके लिए हमारे आचार्यों ने एक लौकिक उदाहरण की परिभाषा दी है, बहुत ही सुंदर है। वो कहते हैं परजन्यवत लक्षण प्रवृत्ति ही। क्या कहते हैं? परजन्यवत, परजन्य माने बादल, मेघ, मेघ होते हैं मेघ, तो परजन्यवत माने मेघ के समान लक्षण प्रवृत्ति ही। लक्षण माने सूत्र, महर्षि पाणिनि के जो सूत्र हैं उनकी प्रवृत्ति होती है। मेघ की प्रवृत्ति क्या होती है जी? देखिएगा, यहां पर एक खेत है, क्षेत्र जिसको हम फील्ड कह सकते हैं, लैंड कह सकते हैं, उसमें कोई फसल बोई हुई है, उस खेत में पानी की आवश्यकता है। और एक वहीं बगल में तालाब है, तालाब में पानी भरा हुआ है, उसमें पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्या है, मेघ बारिश करेंगे तो ये नहीं देखेंगे कि इस खेत में आवश्यकता है, खेत में बरसूंगा जी, तालाब में नहीं बरसूंगा, ऐसा नहीं करेंगे। मेघ तो तालाब में भी बरस जाएंगे और खेत में भी बरस जाएंगे। वो नहीं देखते कहाँ आवश्यकता है, कहाँ आवश्यकता नहीं है। उनको जहां बरसना है वहीं सब जगह बरस जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से सूत्रों की प्रवृत्ति होती है कि दीर्घ को ह्रस्व करना तो ठीक है, परंतु ये ह्रस्व को ह्रस्व क्या करेंगे, क्या फायदा? तो कहते हैं परजन्यवत लक्षण प्रवृत्ति ही। भाई ये नहीं देखते सूत्र कहाँ पर फायदा है और कहाँ पर नुकसान है। भाई उनको अपना काम करना है, कार्य करना है, कार्य का कोई प्रयोजन भी होता है वो बताएंगे आपको। तो कहते हैं इनको भी ह्रस्व हो जाएगा, दोबारा है तो भी हो जाएगा, और इनको तो ह्रस्व हो ही जाएगा। ठीक है, विकल्प करके से हो, ये विकल्प करके ह्रस्व होते हैं। विकल्प कहाँ से आ गया? ये शाकल्य से पढ़ा हुआ है, तो आचार्य शाकल्य का नाम लेकर के महर्षि पाणिनि ने अपना काम सिद्ध कर लिया कि दो रूप बनाने थे तो उन्होंने बना दिया जी। शाकल्य के मत में ह्रस्व हो जाता है, दूसरों के मत में नहीं होता है, अर्थात विकल्प से होता है। एक बार ह्रस्व होगा, एक बार ह्रस्व नहीं होगा, और अन्य संधि प्राप्त होंगी, वो हो जाएंगी। ठीक है, और कहते हैं आगे ह्रस्व विधान सामर्थ्या न स्वर संधि। अब क्या कर दिया इस सूत्र ने? ह्रस्व कर दिया। जिस पक्ष में ह्रस्व कर दिया, जिस पक्ष में ह्रस्व कर देंगे, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, उनको ह्रस्व कर दिया तो अब कोई दूसरी संधि नहीं होगी। यदि ह्रस्व करने के बाद में भी कोई असवर्ण बाद में है तो कोई अणची आदि संधि प्राप्त होती है, यदि वो हो जाती है तो फिर ह्रस्व करने का कोई तात्पर्य नहीं है। अभी हम समझा देंगे आपको। और तो इसलिए कहा ह्रस्व विधान सामर्थ्या न स्वर संधि। अब ह्रस्व कर दिया, अब कोई भी संधि नहीं होगी। इसका तात्पर्य क्या हुआ जी? जिस पक्ष में ह्रस्व कर देंगे उस पक्ष में वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा, प्रकृति भाव, अर्थात जैसा कर दिया वैसा ही रहेगा जी, उसको कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता है। राइट, अब देखिएगा उदाहरण दिखलाते हैं अब आपको हम। ठीक है, यह उदाहरण है। तो हम इसको ये विच्छेद किया है, चक्री प्लस अत्रः। ये पद का मान ये पद है, अंत में है, इक है, ई है दीर्घ, और असवर्ण, असवर्ण अचपाद में परे है, अर्थात इधर ई है तो इधर आ है, इसलिए ये असवर्ण है, इसके सवर्ण वाला नहीं है। तो अब क्या है, साकल्य के मत में अर्थात विकल्प करके क्या हो जाएगा, इसको ह्रस्व हो जाएगा। ह्रस्व हो जाएगा तो क्या बनेगा जी? चक्री प्लस अत्र। अब ये ऐसा बन गया आपका। अब यहां पर कौन सी संधि प्राप्त होती है? इकोयणची। अब इकोयणची प्राप्त हो रही थी, यहां पर भी प्राप्त हो रही थी, परंतु उसको इसने रोक दिया। परंतु अब ठीक है, इसने ये काम कर दिया, अब तो लगनी चाहिए इकोयणची, अब संधि लगनी चाहिए। तो उसके लिए आचार्य वरदराज महाराज जी ने क्या कहा? ह्रस्व विधान सामर्थ्यात् न स्वर संधि। अब यहां ह्रस्व कर दिया था हमने इसको, तो अब भी यदि संधि हो जाएगी तो कोई लाभ नहीं है सूत्र का। ये सूत्र का कोई भी लाभ नहीं है यदि यहां संधि कर देंगे कोई णची। कैसे लाभ नहीं है, मैं वो भी बतला देता हूं आपको।
यदि आप यहाँ पर एक कोई अणसी लगा देते हैं तो क्या बनेगा जी? चक्र्यत्र। ठीक है, ये बन गया। और यहाँ पर भी संधि कर देते हैं आप तो क्या बनेगा जी? चक्र्यत्र। दोनों समान बन गई जी। यदि संधि हो जाए तो कोई भी इस सूत्र से करने का लाभ नहीं, ह्रस्व करने का कोई लाभ नहीं। इसलिए कहा कि ह्रस्व विधान सामर्थ्यात्, इसको ह्रस्व किया, इसलिए अब यहाँ पर कोई भी स्वर संधि नहीं हो सकती। तो इसलिए कोई भी स्वर संधि नहीं होगी। नहीं होगी तो क्या होगा? ये महाराज जी ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे, चक्र्यत्र। ठीक है। और जिस पक्ष में ह्रस्व नहीं होगा, अर्थात शाकल्य के पक्ष में हमने कर दिया, विकल्प से मान लीजिए, विकल्प अर्थात शाकल्य के मत में हो गया और अन्य के मत में नहीं होगा, तो क्या बनेगा? यहाँ पर संधि कर देंगे एको एणचि, तो क्या बनेगा जी? चक्र्यत्र। एक उदाहरण ये बन गया जी आपका। तो नंबर 1, नंबर 2 आपके ये उदाहरण सिद्ध हो गए। मैंने आपको स्पष्ट रूप से समझा दिया है सरल भाषा में। अब आइएगा, अब देखते हैं। ये कह रहे हैं इस सूत्र में आप, अर्थात आचार्य पाणिनि जी महाराज जी ऊपर से पदांत की अनुवृत्ति क्यों लेकर के आ रहे हैं? हमको बताओ क्यों लेकर के आ रहे हैं, क्या प्रयोजन है? इसके लिए आचार्य वरदराज महाराज जी बोले पदांतात इति किम। भाई पदांत क्यों लेके आए हैं? उसका कारण है, सुनो विद्यार्थियों सुनो। कहते हैं गौर्यऊ। ये क्या है? ये इनका प्रत्युदाहरण है, गौर्यऊ। इसकी सिद्धि कैसे करते हैं? ये है गौरी, ऐसे। और ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन का यहाँ पर औ आता है प्रत्यय, ये प्रत्यय है औ। ठीक है, औ। अब देखिएगा, ये पूरा पद बनता है, ये पूरा तो पद है, इसकी पद संज्ञा ये पद है, तो पद के अंत में औ है। ठीक है। यदि ऊपर से पदांत नहीं लाएंगे तो ये सूत्र कहीं पर भी ह्रस्व करने लगेगा, कहीं पर भी इक मिलेगा और आगे असवर्ण अच आएगा तो शाकल्य महाराज जी के मत में ह्रस्व करने लगेगा। तो यहाँ पर क्या होने लगेगा? यहाँ पर भी ह्रस्व हो जाएगा। तो ह्रस्व हो जाएगा तो क्या बनेगा जी? गौरी और प्लस औ। और ये भी कह दिया था कि ह्रस्व विधान सामर्थ्यान्न स्वर संधि। अब कोई स्वर संधि भी नहीं होगी, ये कोई अणसी भी नहीं होगा शाकल्य जी के मत में, तो क्या बनेगा जी? फिर शाकल्य के मत में ऐसा का ऐसा ही रहेगा, गौरी औ, ये रहेगा। परंतु ये है गलत, ये गलत है, इसको हटाना है, इसको हटाना है। ये भी ना बनने लगे, ऐसा बन जाएगा, क्योंकि विकल्प से करेंगे, विकल्प से करेंगे तो एक बार तो ठीक है, मान लिया हमने बन जाएगा, एक बार तो बन जाएगा, परंतु दूसरे पक्ष में ये बनने लगेगा यदि पदांत नहीं लाएंगे तो, जो गलत है, ये हमें चाहिए ही नहीं। इसको हटाने के लिए महर्षि पाणिनि जी अपने सूत्र एंगः पदांतादति से पदांत पद लेकर के आए हैं। इसलिए कहा है पदांत में होना चाहिए, एक उसी को ह्रस्व होता है। ये जो ई है पद के अंत में नहीं है, ये पद के बीच में है, पद के अंत में तो क्या है? औ महाराज जी हैं। इसलिए पदांत पढ़ना, पदांत की अनुवृत्ति ऊपर से लाना सार्थक हो गया। अब कोई दोष नहीं बचा। ये आचार्य वरदराज महाराज जी ने अपने विद्यार्थियों को समझा दिया। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब ये हटा देते हैं इसको, कोई परेशानी नहीं है। अब आप इसका एक बार पुनः अर्थ देख लीजिएगा। क्या कहा? पदांताः पदांताः इकः ह्रस्वाः वा स्युः असवर्णे अचि।
अर्थात पद के अंत में विद्यमान कोई भी इक हो, चाहे वो ह्रस्व दीर्घ कुछ भी हो, तो उसको क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है विकल्प करके, अर्थात शाकल्य के मत में हो जाता है और दूसरों के मत में नहीं होता है। कब? अस्सवर्णे अचि, अर्थात उससे भिन्न वर्ण का अक्षर बाद में हो तो ठीक है। और ह्रस्व विधान सामर्थ्यान्न स्वर संधि, और ह्रस्व कर दिया है अब, इसलिए उसको कोई भी स्वर संधि नहीं लगेगी। वो जैसे के जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे जिस पक्ष में ये ह्रस्व करेंगे, और जिस पक्ष में ह्रस्व नहीं करेंगे उस पक्ष में संधि हो जाएगी, जो भी संधि प्राप्त होगी। और उदाहरण दे दिया, चक्र अत्र, चक्र अत्र, दो उदाहरण बन गए विकल्प से। और पदांतायति किम, पदांत क्या है तो कह दिया आपको गौर्यौ। तो मित्रों, आज की कक्षा में हमने यह इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वस्य सूत्र को पढ़ा। अब हमारी स्वर संधि समाप्ति की ओर है। आइए अब इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आगामी कक्षा में शीघ्र ही आपके लिए एक और नई संधि हम लेकर के आते हैं। तावत् प्रतीक्षताम। सर्वेभ्यो नमो नमः।